ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 10 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? एक क्वेश्चन तो कंप्लीट देखो, जब तो तुमको कंटेंट की वैल्यू समझ में आएगी, है कि नहीं। अभी बांग्लादेश में चुनाव हुआ, किसका? प्रधानमंत्री का। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? भाई साहब देख रहे हो, 4 बार ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मतलब 20 साल इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रह चुका है। 5वीं बार भी इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। कौन है वो है शेख हसीना। इनको टोटल 75% सीट मिला। अब बात करें शेख हसीना जहां से खड़ी थी ना, उनको वोट तो देखो कितना मिला। इनको 2,49,965 वोट मिला और इनका जो विरोध में था ना, उसको मात्र 469 वोट मिला। इसके गैप, बीच का गैप देख रहे हो ना। ऐसा ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, देखो हर एक देश में 2 ही 3 पार्टियां जो पूरे देश स्तर पे होती, बाकी बहुत छोटी छोटी पार्टियां होती। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी पार्टियां बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे भी जो 2 पार्टियां थी, बड़ी पार्टी, बाकी सब छोटी छोटी पार्टी। तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन्होंने चुनाव में भाग ही नहीं लिया। इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रिक कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, उसके जो मुख्य अधिकारी हैं वो शेख हसीना के कठपुतली हैं और चुनाव में धांधली का आरोप इन्होंने लगाया। इन्होंने चुनाव में तो भाग ही नहीं लिया, तो अकेले समझ लो आप चुनाव में खड़ी थी और ये जीत भी गई। अब बात करते हैं जीतने वाली पार्टी कौन है, ठीक है। तो जो जीतने वाली पार्टी है उसका नाम है आवामी लीग पार्टी। वर्तमान में इसके हेड है शेख हसीना और इसके जो संस्थापक है, इसको स्थापना इनकी पिता शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा किया गया था। देखो जो आवामी लीग पार्टी है, इसके संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान है और शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी शेख हसीना है, जो वर्तमान में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। इनको बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। अब थोड़े से इतिहास में जाओ। जब 1947 में ब्रिटिश से आजादी मिला अपने देश को, उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान 2 देश में डिवाइड हुआ और पाकिस्तान 2 क्षेत्रों में, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक कारणों की वजह से 1971 में इन दोनों के बीच विवाद हो गया। फिर भारत के हस्तक्षेप की वजह से ये पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। इसका अलग अलग देश बन गया बांग्लादेश, उसका नाम रख दिया, और एक पाकिस्तान। इसका मतलब 3 देश हो गए, एक तो भारत, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। बाकी जो छोटे छोटे थे, जो जम्मू कश्मीर किसी में नहीं गया था, बाद में दोनों में चला गया। हैदराबाद भारत में चलाया, गोवा जो पुर्तगाल के अधीन था ये भी भारत में चलाया। फिर बांग्लादेश एक नया देश बनाया गया, इसकी राजधानी ढाका बनाया गया, इसका जो मुद्रा है वो टका। अब बात करते हैं कि जो बांग्लादेश अपने देश का जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ, यहां से लेके यहां से पूरा तक। और कितना साझा करता है? 4096 किलोमीटर। और टोटल इसके बीच 5 राज्य भारत के बांग्लादेश से स्पर्श करते हैं। कौन कौन से राज्य? एक तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, एक असम, और तीसरा मेघालय, फिर त्रिपुरा और एक मिजोरम। ये पहले तो पूर्वी पाकिस्तान था। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है इनके जीतने का कि मुख्य विपक्षी पार्टी, उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सांस्कृतिक से लिया हुआ है। देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर कहां पे प्रारंभ हुआ? ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और सबसे बड़ा मेला कौन है? वो है पुष्कर मेला, जो कि अक्टूबर नवंबर के बीच में लगता है। यहाँ पे भगवान विष्णु एंड भगवान ब्रह्मा की पूजा किया जाता है। अब बात करते हैं जो देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर, ये कहां पे प्रारंभ हुआ? कहां पे प्रारंभ हुआ? पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है माघ मेला, क्योंकि इसमें अगर हिंदी में महीनों को नामकरण किया जाए तो इस टाइम माघ चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे गंगा सागर में किसका पूजा होता है? तो भगवान सूर्य एवं कपिल मुनि एवं गंगा माता की स्नान किया जाता है, मतलब इन सभी का पूजा किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या भारत में और भी कोई मेला प्रमुख है? तो जी हाँ, कुंभ का मेला आपने सुना होगा। कुंभ का मेला 4 जगह में मनाया जाता है जहां पे अमृत का बूंद गिरा हुआ था। कहां कहां पे? एक तो उज्जैन, एक प्रयागराज, एक नासिक, एक हरिद्वार। अभी प्रयागराज में भी कुंभ होने वाला है ना। अब बात करते हैं कुंभ मेला की शुरुआत किसने किया? कुंभ मेला की शुरुआत राजा हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। ये किस वंश के शासक थे? ये पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी कन्नौज थी, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने महोत्सव से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहां पे प्रारंभ किया गया? और पर्पल उत्सव क्या है? देखो, इसको कहां पे प्रारंभ किया गया? गोवा में। तो जाहिर सी बात है, गोवा के किसके द्वारा? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव। पर्पल क्या है? देखो, पर्पल कहां पे प्रयोग किया जाता है? दिव्यांग व्यक्ति एवं विकलांग व्यक्ति के लिए। अब बात करते हैं पर्पल का मतलब होता है दिव्यांग व्यक्ति। ये क्यों मनाया जाता है यह उत्सव?
देखो, ये दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमताओं और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए, जिससे लोग उनकी उपलब्धियों और क्षमता के जाने, जिससे उनके समाज में उनके लिए विकल्प खुल सके और उनको और भी जगह मतलब एज ए जॉब या एज ए कहीं भी उनको काम करने के लिए मौका मिल सके। अब बात करते हैं क्या होगा यहाँ पे, इस उत्सव में क्या किया जाएगा। इसमें विकलांग से संबंधित सम्मेलन, कार्यशाला, उनके संबंधित प्रदर्शन, खेल और मनोरंजन मनोरंजन संबंधी काफी कुछ किया जाएगा। अब एंथम सॉन्ग की बात करें तो धूमल। इनके अलावा यहाँ पे एक अन्य चीज भी हुआ, पर्पल टीवी चैनल लॉन्च किया गया जो कि दिव्यांग से संबंधित है। जहां भी पर्पल आ जाए ना तो आप समझ लेना दिव्यांग या विकलांग की बात हो रही है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विविध से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहां पे खोजा गया, और ये 10वीं शताब्दी का है, मतलब समझ रहे हो कितना पुराना है। उसके बाद शिलालेख क्या होता है, देखो शिलालेख का मतलब होता है शिलालेख, शिल प्लस लेख। शिल मतलब पत्थर होता है, पत्थर पे अगर कुछ लिख दिया जाता है तो शिलालेख हो जाता है। तो किसी पत्थर पर उत्कर्णिक लेख को शिलालेख कहा जाता है। ये पहले के जमाने में होता है, क्योंकि पहले के जमाने में इतना ज्यादा सुविधा नहीं था, न तो भाषा का विकास हुआ था, तो लोग शिलालेख पत्थर पे ही लिखते थे। क्योंकि अभी 10वीं शताब्दी का शिलालेख मिला, कहां पे मिला, गोवा, जो कि काकोड़ा महादेव मंदिर के पास मिला। अब देखो ये तो किस भाषा में लिखा गया होगा, इसमें लिखा क्या गया है, और ये पहली बार, और भी जितने भी चीजें उनको भी देखेंगे। तो इस शिलालेख में किस भाषा में लिखा गया, एक तो कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया। किसके बारे में इसमें लिखा गया है, जो कदम वंश था और कल्याण चालुक्य वंश, इनके बीच जो संबंध था वो कैसा था, उसके बारे में शिलालेख में लिखा गया है। कदम वंश के शासक की बात करें उस टाइम तलारा नवैया थे। अब बात करते हैं शिलालेख, पहली बार जो शिलालेख से जो मतलब प्रमुख क्वेश्चन आता है वो अशोक के शिलालेख से आता है कि अशोक के कुल कितने शिलालेख थे, 14 शिलालेख। और स्तंभ लेख की बात करें तो 7 स्तंभ लेख। पहली बार अशोक के शिलालेख को किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिंसेप जो कि अंग्रेज था, 1837 में पढ़ा गया था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। बिम्स्टेक महासचिव पद पर पहली बार किस भारतीय को नियुक्त किया गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को नियुक्त किया गया। अब बिम्स्टेक क्या होता है, देखो बिम्स्टेक ये पहले 5 देशों का समूह था, जिससे बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब संगठन होता था। ठीक है, अब देखो क्या होता था कि इस 5 देशों का संगठन बनाया गया था, जिसमें ये लोग इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल जितने भी समस्या उसको समाधान करते थे। अभी क्या हुआ, कुछ समय बाद इसमें 2 देश और आ गया, बोला नेपाल और भूटान ने बोला कि हमको भी शामिल किया जाए। तो इसके बाद इसमें 7 देश आ गया। अब इसको नाम को बढ़ाना तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से इसको जो नाम है ना, देश के नाम से इसको चेंज करके इसका नाम जो बंगाल की खाड़ी है उसके नाम पे रखा गया। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग इसका नाम रख दिया गया। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1997 में, इसका मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश के ढाका में। वर्तमान महासचिव किसको बनाया गया, इंद्रमणि पांडे, और पहली बार ऐसा है जो भारतीय को महासचिव बनाया गया। इसमें टोटल कितने देश है, पहले 5 देश थे, 2 देश इसमें और आगे, 5 + 2 इसमें 7 देश हैं। 5 तो साउथ एशिया के, 2 साउथ ईस्ट एशिया के। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।